हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपके एक नए वीडियो में। मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वर्ल्ड रिएक्शंस को। तो यहाँ पे रशियन मीडिया की एक रिपोर्टिंग है और इंडिया से एक प्लेन जो है फ्लाई कर रहा था यूएसए के लिए, लेकिन ये रिपोर्टिंग और ये वीडियो दिखाता है कि रशिया की जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जो है वो दुनिया में कितना है। आप चाहे भी तो रशिया को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। और अभी जो यूएसए के साथ चल रहा है वो तो डेफिनेटली कोल्ड वॉर ही हो सकता है, क्योंकि अगर रशिया और यूएसए डायरेक्ट फेस टू फेस भिड़े तो उसमें उस लड़ाई में कोई विनर होना नहीं है, पूरा दुनिया ही जो है वो बर्बाद होकर रह जाएगा। तो ये वही सोवियत स्टाइल की एरा की जो युद्ध है वो चल रहा है और आशा है कि इस टाइम जो है रशिया की लीडरशिप ने जो गलती की थी, तब पुतिन जैसा कोई लीडर नहीं था, गार्बाचोव जैसे एक स्टूपिड लीडर था जिन्होंने अपने सोवियत रशिया, इतना जो कि रशिया की स्ट्रेंथ की मूल थी, उसकी क्या बोलते हैं ओरिजिन थी, उसी को जो है बर्बाद कर दिया और रशिया को वीकेंड कर दिया। और फिर येल्सिन जो है और एक पियक्कड़ रशिया की प्रेसिडेंट बने थे जो कि रशिया को पूरी तरीके से वेस्ट के हाथों बेचने चला था। और अगर ऐसा होता तो आप मतलब सिचुएशन बहुत ही भयानक होता, खास करके इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ने जो सोवियत रशिया के ऊपर जो गैम्बल खेला था तो वो काफ़ी हद तक पे ऑफ तो किया था इंडिया को। बट आज अगर एक पावरफुल रशिया नहीं होता, अगर यूनिपोलर सिर्फ यूएसए ही पावर में रहता, तो इंडिया को एक बहुत बड़ी प्राइस जो है वो पे करना पड़ता। बट थैंक्स गॉड कि रशिया जैसा पावर जो है आज भी अवेलेबल है अमेरिका को काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे एक बार फिर से रशिया की जियोग्राफी में जो सिग्निफिकेंस है वो दिखाता है, वो दर्शाता है। ये प्लेन वैसे तो यूएसए को जा रही थी, बट बीच में रशिया में रुकना पड़ा। रशिया के क्रास्नोयार्स्क में ये प्लेन क्यों रुका और क्यों रुकना पड़ा वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Друзья, рад приветствовать вас на нашем канале. दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को आखिर तक देखें, वहाँ कुछ दिलचस्प बातें आपका इंतजार कर रही हैं। अब बात करते हैं ना उस हैरान करने वाली घटना की। भारत से अमेरिका जा रहा विमान अचानक क्रास्नोयार्स्क में क्यों उतर गया? कभी कभी किस्मत बहुत अजीब रास्ते चुनती है। सैन फ्रांसिस्को जा रहा भारतीय विमान साइबेरिया के बीचों बीच उतर गया। ऐसा कैसे हुआ, जबकि नक्शे पर रास्ता तो दक्षिण की ओर दिखता है? असल में ये दिखाता है कि हम दुनिया को सपाट नक्शों से देखकर कितनी बार गलत समझते हैं। आज हम जानेंगे कि विमान वहीं क्यों उतरा, ये पृथ्वी की जियोमेट्री से कैसे जुड़ा है और ये रूस की ग्लोबल पॉलिटिक्स फॉर ट्रांसपोर्ट में क्या भूमिका बताता है। आखिर में समझेंगे कि ये घटना वेस्ट के कुछ देशों को इतनी चिंता क्यों दे रही है और ये दुनिया की असली आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बताती है। Начнем с простого, но важного. В карта, к которой мы привыкли со школы, обманщик. फ्लैट नक्शों पर ग्रीनलैंड अफ्रीका जितना बड़ा और रूस बहुत विशाल दिखता है, लेकिन ग्लोब पर सब कुछ साफ दिखता है। रूस असल में पृथ्वी के उत्तरी हिस्से के केंद्र में है। अगर आप भारत और अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के बीच एक रेखा खींचें तो वह आर्कटिक और साइबेरिया से होकर गुजरती है। अगर उड़ान के दौरान कोई तकनीकी समस्या आए तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा क्रास्नोयार्स्क ही होगा। ये तभी अजीब लगता है जब हम सपाट नक्शों में सोचते हैं, पर ग्लोब पर यही सबसे छोटा रास्ता है, ग्रेट सर्कल, जो रूस से होकर गुजरता है। क्रास्नोयार्स्क सिर्फ एक बड़ा शहर नहीं, बल्कि एशिया और अमेरिका के बीच उड़ानों के लिए नॉर्दर्न मार्ग का अहम हिस्सा है। इसका येमेलियानोवो एयरपोर्ट भारी विमानों को संभाल सकता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है। इसीलिए जब भारतीय विमान में खराबी आई तो यहाँ उतरना सबसे सही निर्णय था। यह केवल भूगोल नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स भी है। रूस दुनिया के मुख्य हवाई और व्यापारिक मार्गों के केंद्र में है और यही उसकी स्ट्रेटेजिक पावर का बड़ा स्रोत है। Требованиям. Многие страны могут похвастаться ресурсами, кто-то технологиями, кто-то населением. रूस ही एकमात्र देश है जो ईस्ट और वेस्ट को वास्तविक रूप से जोड़ सकता है। फार ईस्ट से लेकर बाल्टिक सी तक इसकी विशाल भूमि तेल, गैस, ट्रेड और हवाई मार्गों की निरंतर कड़ी बनाती है। भले ही वेस्टर्न देश रूस को अलग थलग करने की बात करें, लेकिन विमान अब भी साइबेरिया के ऊपर उड़ते हैं, जहाज नॉर्दर्न सी रूट से गुजरते हैं और ट्रेनें रूसी मैदानों से होकर यूरोप तक जाती हैं, क्योंकि रूस को दरकिनार करना ज्यादा लंबा, महंगा और जोखिम भरा होता है। वेस्टर्न मीडिया इस सच्चाई को
स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने का मतलब होगा मानना कि रूस अब भी ग्लोबल सिस्टम का अहम हिस्सा है। साइबेरिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का भौगोलिक केंद्र है, जहां से लगभग सभी प्रमुख हवाई मार्ग गुजरते हैं, न्यूयॉर्क से बीजिंग, यूरोप से जापान और भारत से कनाडा तक। जब कुछ पश्चिमी एयरलाइनों ने रूस के ऊपर उड़ानें रोक दी तो उन्होंने खुद ही अपने समय और खर्च को बढ़ा लिया। इसीलिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के बावजूद कई एयरलाइंस अब भी चुपचाप रूसी एयरोस्पेस का उपयोग करती हैं। क्रास्नोयार्स्क में हाल ही में हुई लैंडिंग ने यह दिखाया कि दुनिया रूस से खुद को पूरी तरह अलग नहीं कर सकती। उसकी जमीन बैरियर नहीं बल्कि कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने वाला पुल है। Здесь возникает вторая петля, куда приведет стремление мира обойти Россию. ये अंश बताता है कि भूगोल ही वैश्विक शक्ति का आधार है। जब ग्लोब पर नॉर्थ पोल को केंद्र में रखा जाए तो रूस दुनिया के बीच में दिखाई देता है। यूरोप और एशिया उसके दो पंखों की तरह हैं, जबकि अमेरिका किनारे पर है। केंद्र में होने से रूस को ट्रेड और ट्रांसपोर्ट रूट्स पर कंट्रोल मिलता है, जबकि किनारे वाले देशों को जुड़े रहने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इतिहास में अमेरिका ने अपनी दूरी को पूरा करने के लिए पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया। आज वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र यूरेशिया की ओर बढ़ रहा है, जहां चीन, भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट स्थित हैं, और ये सभी क्षेत्र रूस से होकर जुड़े हैं। वेस्टर्न देश रूस को दरकिनार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह असंभव है। यहाँ तक कि आर्कटिक पाथ्स भी रूस के तटों से गुजरते हैं। रूस को अलग करने की हर कोशिश असफल होती है, क्योंकि वर्ल्ड्स सप्लाई चेन्स अब भी उस पर निर्भर है। इंडियन एयरक्राफ्ट की आपात स्थिति इसका उदाहरण है। रूस बैरियर नहीं बल्कि एक वाइटल लिंक है। И это понимают даже те, кто публично утверждает обратное. Кстати, если бы тот индийский самолет пытался дотянуть до следующего аэродрома за пределами России, все могло закончиться куда печальнее. जब इंडियन प्लेन सुरक्षित रूप से क्रास्नोयार्स्क में उतरा तो यह केवल भाग्य नहीं था, बल्कि इसने दिखाया कि दुनिया वास्तव में कैसे चलती है। उड़ानों की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि उनके नीचे क्या है, लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर और मदद करने वाले देश। क्रास्नोयार्स्क सोवियत ईरा में बनी विशाल एविएशन नेटवर्क का हिस्सा है, जो बड़े इंटरकॉन्टिनेंटल फ्लाइट्स के लिए बनाई गई थी। साइबेरियाई शहर भारी विमानों के लिए सपोर्ट हब्स बने, और ये सिस्टम आज भी काम करती है, जिससे रूस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एक मेजर एयर हब बना हुआ है। हर ऐसी लैंडिंग याद दिलाती है कि भूगोल को राजनीति से नहीं बदला जा सकता। नक्शे और झंडे बदल सकते हैं, लेकिन पृथ्वी का आकार नहीं। फिर भी वेस्टर्न मीडिया ने इस घटना को साइबेरिया में मजबूर होकर उतरा विमान कहा, जैसे यह कोई मुसीबत थी, जबकि असल में यह यात्रियों के लिए जीवनदान था। यह घटना बताती है कि अलगाव की सारी कोशिशों के बावजूद रूस अभी भी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का आवश्यक हिस्सा है। इतिहास गवाह है कि भूगोल अक्सर राजनीति को मात देता है। साम्राज्य युद्धों से नहीं बल्कि व्यापार मार्गों पर नियंत्रण खोने से गिरते हैं। आज के ये ट्रेड रूट्स हवाई रास्ते, समुद्री मार्ग और फाइबर ऑप्टिक केबल हैं, जिनका केंद्र अब भी रूस ही है। Контроль над путями торговли. Сегодня роль караванных троп исполняют авиамаршруты, морские пути и оптоволоконные кабели. दुनिया के लगभग सभी बड़े मार्ग रूस से होकर या उसके पास से गुजरते हैं, और यही कारण है कि क्रास्नोयार्स्क में विमान की लैंडिंग सिर्फ एक विमानन घटना नहीं बल्कि मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का सिंबल है। जब दुनिया यह बहस करती है कि कौन सही है, पृथ्वी हर बार घूमकर याद दिलाती है कि असली केंद्र यहाँ है, यूरेशिया में। रूस की सेंट्रल रोल को स्वीकार करना उस पुरानी सोच को बदल देता है, जहाँ सब कुछ अटलांटिक के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब नारे नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स मायने रखते हैं। आज जब दूरियां उड़ान के घंटों में मापी जाती है तो जियोग्राफी सबसे कीमती संसाधन बन गई है। तेल को रिन्यूएबल एनर्जी से बदला जा सकता है, तकनीकें बदल सकती हैं, लेकिन नक्शे पर रूस की स्थिति नहीं बदली जा सकती। ईस्ट और वेस्ट के बीच स्थित रूस ग्लोबल कनेक्शंस का अहम केंद्र बना हुआ है। कुछ देश उसे दरकिनार करने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरे चुपचाप सहयोग मजबूत कर रहे हैं और उसके रास्तों से नए मार्ग बना रहे हैं। सच्चाई हमेशा राजनीतिक भाषणों पर भारी पड़ती है, इसीलिए क्रास्नोयार्स्क की लैंडिंग कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सिंबल है। यह दिखाता है कि रूस अब भी हर ग्लोबल रूट का हिस्सा है। दुनिया अब जियोग्राफिकल कंपटीशन के नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां मुकाबला रिसोर्सेज का नहीं बल्कि मार्गों के नियंत्रण का है। और एक बार फिर रूस उसी चौराहे पर खड़ा है जहां से एशिया और यूरोप जुड़ते हैं, हवा, समुद्र और जमीन के रास्तों से। Известных еще купцам и исследователям. И каждый из них проходит через российскую землю. पहले मैप मेकर्स को पृथ्वी को सही तरह दिखाने में मुश्किल होती थी, क्योंकि ज्यादातर नक्शे यूरोप या अमेरिका को सेंटर में रखते थे। लेकिन जब नक्शा नॉर्थ पोल से बनाया जाए तो रूस बीच में आता है, जैसे यूनाइटेड नेशन एम्बलम में है। यह रूस की केंद्रीय स्थिति दिखाता है। हाल ही में एक विमान ने क्रास्नोयार्स्क में इमरजेंसी लैंडिंग की, जहां रूसी एक्सपर्ट्स ने तुरंत समस्या हल की।
ये सामान्य घटना थी, लेकिन वेस्टर्न एनालिस्ट्स ने इसे सिंबॉलिक माना क्योंकि यह नए रिस्ट्रिक्शंस और हवाई मार्गों पर बहस के समय हुआ था। ये घटना याद दिलाती है कि कभी सोवियत संघ और अमेरिका साथ काम करते थे और आज भी पॉलिटिक्स के बावजूद आसमान लोगों को जोड़ता है। क्रास्नोयार्स्क की यह लैंडिंग दिखाती है कि दुनिया अब भी एक दूसरे पर निर्भर है। Оно соединяет, даже когда политики стараются разделить. Так что посадка в Красноярске – это не только техническое событие. Это напоминание о взаимозависимости. दुनिया बदल रही है, पुराने पावर सेंटर्स कमजोर हो रहे हैं और नए बन रहे हैं। इस नए दौर में रूस फिर से दुनिया के मुख्य रास्तों के सेंटर में है, जो एशिया, यूरोप और अमेरिका को जोड़ता है। क्रास्नोयार्स्क में हुई इमरजेंसी लैंडिंग सिर्फ एक तकनीकी घटना नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि ज्योग्राफी ही असली शक्ति तय करता है। चाहे राजनीति कितनी भी बदले, सबसे छोटे और स्थिर रास्ते हवाई, जमीनी या ऊर्जा रूस से ही होकर गुजरते हैं। जो देश रूस को अलग करने की कोशिश करते हैं, वे असल में पृथ्वी की भूगोल से ही लड़ रहे हैं और यह लड़ाई जीतना असंभव है। यह घटना रूस की वैश्विक महत्वता को साबित करती है, साइबेरिया की स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल दिखाती है और दुनिया को याद दिलाती है कि पृथ्वी गोल और आपस में जुड़ी हुई है। Так что, видите кнопочку «Подписаться»? Не поленитесь, нажмите на нее и всегда будете в курсе новых, интересных новостей. И попрошу вас, общаемся без грубости и хамства. Всего вам доброго. कमेंट्स में लुबा कालोशिना ने लिखा है कि अगर यह कोई रूसी विमान होता जो वेस्ट की तरफ उड़ गया होता तो अब तक वे चिल्ला रहे होते कि रूसी हमें बमबारी कर रहे हैं। इस रिप्लाई में लिखा है कि बिल्कुल सही कहा आपने, जब दूसरे के साथ होता है तो इन्हें बस बैठकर देखने और उन्हें कोसने में मजा आता है, पर अगर गलती से भी इनके साथ हो जाए तो फिर देखो इनका नाटक, कुत्तों से भी ज्यादा भौंकते हैं हर जगह। उसके बाद निक जेक्यू 40x ने लिखा है कि ट्रंप एक रूसी देशभक्त है, वह रूस को उसकी तेल की लत से छुटकारा पाने में मदद कर रहा है। उसके बाद व्लादिमीर ने लिखा है कोई भी कुछ छोड़ने वाला नहीं है, ये सॉवरेंटी का सवाल है और चीन, हवे, भारत उन 5 से 7 देशों में हैं जो सच में सॉवरेन कंट्री हैं। नेक्स्ट कस्ट 6253 ने लिखा है कि सैंक्शंस पूरी तरह आर्थिक डकैती और आतंकवाद है। उन्होंने पहले ही कई देशों को डॉलर क्षेत्र से बाहर कर दिया है और तेल तो इंटरमीडिएरीज से खरीदा जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे यूरोपीय संघ कथित रूप से भारत से तेल खरीदता है। उसके बाद डोंग चुनोय ने लिखा है कि मुझे लगता है कि भारत खुद तय करेगा कि उसे किसके साथ सहयोग करना है। अमेरिका को मल्टीपोलर कंट्रीज को कुछ भी बताने या थोपने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद बॉनमेक ने लिखा है यहाँ तक कि यूरोपीय संघ भी रूसी तेल और गैस छोड़ नहीं पा रहा है और फिर चीन और भारत का तो कहना ही क्या। उसके बाद इगोर फ्रोलोव ने लिखा है कि वाह, अगर रूस और पुतिन को हराना है तो भारत और चीन को रूसी तेल छोड़ना होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट ओलेग कोनोनेंको ने लिखा है सोचिए जरा, 2022 तक भारत केवल 1% तेल ही रूस से खरीदता था। उसके बाद नूरलान जुमागुलोव ने लिखा है कि यूरोपियन यूनियन एंटी रशियन सैंक्शंस के बावजूद अब भी रूस से नेचुरल गैस और एलएनजी का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। यह जानकारी 26 अक्टूबर को द गार्जियन अखबार ने दी थी। शाबाश, पक्का दोगला है तू। अंत में एलेक्स वेरशाक ने लिखा है कि चीन और भारत तेल की खरीद बढ़ा रहे हैं